हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी एंड आई होप आप सभी सेफ होंगे, घर पे होंगे बिकॉज इट्स कोविड अगेन। तो जितना हो सके घर पे रहें, हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट जितना हो सके आप खाएं। एंड आज की जो वीडियो है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सो फर्स्ट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उससे पहले जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं मुझसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ट्रांसलेशन इसमें ग्रामर का ट्रांसलेशन ही होगा। तो ट्रांसलेशन किसका करते हैं? हम वन लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में करते हैं। तो आज हम ट्रांसलेशन मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो दिया था, प्रपोज्ड बाय प्रोफ कॉल प्लॉट्स ने दिया था, ये प्रोफेसर जो थे इन्होंने इस मेथड को प्रपोज किया था। एंड ऑल्सो नोन एज क्लासिकल, ट्रेडिशनल एंड ओल्डेस्ट मेथड। क्या होता है? इसको ओल्डेस्ट या क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। ये सबसे पुराना होता है, ये बहुत पहले हम भी यूज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं एक वर्ड का आपको इसको हिंदी इंग्लिश का हिंदी में बता रही हूँ, तो ये भी क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। इसलिए इसको बोला गया है बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड होता है इंग्लिश टीचिंग का, ठीक है। This method was emerged when people wanted to learn foreign language such as Latin and Greek. ये लैंग्वेज कब आया था? जब पीपल जो थे वो फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते थे, फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते थे, तब ये लैंग्वेज आया था। एंड द वर्ड्स, phrases and sentences to be taught with the help of mother tongue and language one or mother tongue is used while teaching. इसमें क्या होता है? जो टारगेट लैंग्वेज होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या होगी? आपकी इंग्लिश की बात हो रही है, तो टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए इसमें वर्ड्स के थ्रू सीखते हैं, फ्रेजेस और सेंटेंस के थ्रू सीखा जाता है। जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मदर टंग में, या जो बच्चों की भाषा होती है, मतलब जो लैंग्वेज है बच्चे जिसमें बोलते हैं, उसमें ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। एंड ये मोस्टली क्या करते हैं? इसमें फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग का क्या मतलब है? कोई भी अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है, कोई भी बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो अगर वो इंग्लिश में है तो टीचर क्या करता है? उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो मदर टंग में पढ़ाता है, मतलब जो आपकी मदर टंग है उसमें पढ़ाता है ये टीचर। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इज़ गिवन टू रीडिंग बिकॉज विदाउट रीडिंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। स्ट्रेस मतलब इसमें रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको टीचर क्या करता है, एक पैराग्राफ पढ़ाता है, फिर उसका हिंदी में मीनिंग बताता है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि टीचर होता है जो वो एक एक वर्ड या एक एक शब्द का मीनिंग बता के पूरे पैराग्राफ का मीनिंग बताता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि वर्ड का बहुत यूज़ किया है। आपको एक टर्म बताऊंगी मैं आगे, जो एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें क्या करते हैं? टीचर ज़्यादा रीडिंग पे फोकस किया जाता है इसमें, बिकॉज रीडिंग के बिना शब्द का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। शब्दों से मतलब शब्दों का ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि द टीचर रीड्स द कंटेंट, जो भी कंटेंट है टीचर उसको रीड करता है बाय वर्ड बाय वर्ड एंड ट्रांसलेट इनटू स्टूडेंट्स मदर लैंग्वेज। इसके बाद उस इंग्लिश लैंग्वेज को उस स्टूडेंट जो लैंग्वेज समझते हैं मदर टंग, जो उनका लैंग्वेज है मदर टंग, उसमें उसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद कह रहा है कि यूजेस डिडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर या लर्नर्स लर्न ग्रामर रूल्स डिडक्टिवली। इट मीन्स इसमें क्या होता है? डिडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होगा? आपको रूल्स जानना होता है, तो आपको रूल्स बताया जाता है, आपको नियम बताया जाएगा, फिर आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। इसीलिए इसको डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, जिसे हिंदी में निगमन विधि कही जाती है। आपने पढ़ा होगा निगमन आगमन, डिडक्टिव इंडक्टिव, दोनों में डिफरेंस यही होता है। जो निगमन होता है ये आपको रूल्स पहले बताए जाते हैं, रूल्स तथ्य नियम ज़्यादा बताए जाते हैं आपको पहले, उसके बाद आपको उदाहरण की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें आपको पहले आपको उदाहरण के थ्रू, मतलब क्लास उदाहरण दे के, फिर आपको मतलब उसमें क्या होता है? नोन टू अननोन लेके जाया जाता है। इसमें भी नोन टू अननोन ही होता है।
पहले आप जो जानते हो रूल्स, उसके बाद आपको उदाहरण के थ्रू बताया जाता है। उसमें ना देखो, आपको उसमें आगमन का मतलब होता है और निगमन, दोनों में अंतर ये होता है कि इसमें पहले रूल्स बताया जाता है, आपको तथ्य बताया जाता है, फिर आपको उदाहरण की तरफ ले जाया जाता है। उसमें क्या होता है, पहले आपको उदाहरण के थ्रू बताया जाता है इंडक्टिव में, ठीक है, तो ये अंतर होता है। उसके बाद क्या है, फॉर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट। फॉर्म का मतलब यहाँ रूल से ही है, रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी के मीनिंग से, कंटेंट से, मीनिंग से रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ग्रामर का रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इवेल्युएशन इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन और टेस्ट, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ टेस्ट और ग्रामर। बच्चों का इवेल्युएशन कैसे होगा, मूल्यांकन टीचर क्या करता है, कोई पैराग्राफ देता है, उसका हिंदी में ट्रांसलेटर या मदर टंग में ट्रांसलेशन करना, उसी से इवेल्युएशन होता है। हाँ, और जो मैंने आपको बोला था एक वर्ड आएगा, द यूनिट ऑफ टीचिंग और कंटेंट इज़ वर्ड नॉट सेंटेंस। जो यूनिट, मतलब इसमें जो यूनिट का होता है टीचिंग का, और जो यूनिट का टीचिंग होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, वो होता है वर्ड। क्योंकि पहले टीचर साउंड पहले बताएगा कि उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, साउंड्स बताएगा, साउंड के बाद उस वर्ड का मीनिंग बताएगा, देन सेंटेंस पे जाएगा। लेकिन पहले इसका जो यूनिट है टीचिंग का, वर्ड होता है। ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। और इसमें क्या है, द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम जो होता है वो टेक्स्ट बुक ही होता है, क्योंकि टीचर और किसी मॉडल के थ्रू थोड़ी बताएगा। इसमें ग्रामर सीखना है, ग्रामर ट्रांसलेशन सीखना है, तो आपको क्या होता है कि आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखा होगा वही बताता है। इसलिए यहाँ पे द टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब किसी चीज़ का डीमेरिट मेरिट होता है, मतलब उसकी देखिए, आप लाभ होता है, डिसएडवांटेज होता है, लाभ और उसका हानि दोनों होता है। सो हम मेरिट्स की बात करेंगे। इसमें मेरिट्स क्या हो सकता है कि स्टूडेंट आर कंफर्टेबल एंड रेडी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को जब मदर टंग के थ्रू सिखाया जाता है, मदर टंग के थ्रू टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, आपकी इंग्लिश होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब उनको उनके मदर टंग में बताया जाए, जो लैंग्वेज वो समझते हैं उसमें ही ज़्यादा सीखना पसंद करेंगे। सो इसलिए ये बहुत कंफर्टेबल होता है, इसलिए इसका मेरिट्स में ये आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ऑफर द शॉर्टेस्ट वे टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है, क्योंकि आपको पैराग्राफ के थ्रू पहले आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है। आपका जो मदर टंग है, आपकी मदर टंग कुछ भी हो सकती है, तो इंग्लिश को आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो इससे शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जब आप समझोगे तो ये शॉर्टेस्ट वे ही तो होगा। सेव्स द टाइम एंड इकोनॉमिकल, मतलब आपकी जो टाइम सेव करता है, आपकी क्या करता है कि आप टाइम सेव करता है, आपको ज़्यादा फोकस करना ही नहीं पड़ता। आपको अपनी मदर टंग में सीख रहे हो तो बहुत टाइम सेव करता है आपका, और इजी भी होता है, पैसा इकोनॉमिकली इजी भी होता है, ये पैसे ज़्यादा नहीं खर्च होते। क्योंकि टीचर को दोनों लैंग्वेज आती है, तो टीचर जल्दी अवेलेबल भी हो जाते हैं पढ़ाने के लिए। फिर क्या होता है कि लर्नर्स लर्न द वर्ड्स ईजली विद दिस मेथड। लर्नर्स क्या होते हैं, उनकी अगर मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, कंफर्टेबल होते हैं सीखने के लिए, और जिनका वर्ड होता है, वैकेबलरी होती है, वैकेब्स क्या होती है, बढ़ जाती है। अब एक एक वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा तो वैकेब्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि विदाउट मीनिंग अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है कि एक वर्ड की मीनिंग उनको समझ आ जाती है, तो उससे उनका वैकेबलरी बढ़ जाती है। एक तो उनकी मदर टंग भी अच्छी है, एंड इंग्लिश की भी जो वैकेबलरी है वो बढ़ रही है। फिर कह रहा है कि फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम नोन टू अननोन। एज आई सेड, क्या होता है इसमें, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मेरे कहने का मतलब यही है, मदर टंग उनको आती है, उनकी जो मदर टंग है वो तो उनको आ रही है, फिर टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है, तो आपको नोन टू अननोन ही तो हुआ। पहले आप अपनी नोन लैंग्वेज जान रहे हो, फिर आपको टारगेट लैंग्वेज पे ले जाएगा। यहाँ MT इज़ मदर टंग, TL इज़ टारगेट लैंग्वेज। फिर वेरी यूज़फुल एट प्राइमरी लेवल। क्यों प्राइमरी लेवल पे बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने मदर टंग पे। टीचर उनको इंग्लिश टू हिंदी बता देते हैं,
उनकी लैंग्वेज में, मदर टंग में, तो उनको वो बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन करते हैं कोई भी, तो उनका वो आंसर देने के लिए बोलते हैं कि अपनी लैंग्वेज में दो, अपनी मदर टंग में, मदर टंग जो लैंग्वेज है उनकी उसमें दो। तो वो बहुत यूज़फुल होता है एंड प्रोडक्टिव भी होता है कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में आंसर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डेवलप्स द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टूडेंट। जो ट्रांसलेशन की कला होती है वो स्टूडेंट में डेवलप हो जाती है। अब अपनी मदर टंग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का उनमें कला विकसित हो जाती है। एंड किसी चीज़ का तो दो पहलू होता है, एक तो मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे कि इससे क्या हानि हो सकती है, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज इट इज़ अननेचुरल मैथड। व्हाट डज इट मीन? अननेचुरल से यही है, अननेचुरल का मतलब ये नेचुरल नहीं होता। नेचुरल मतलब क्या, किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं हम? अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, अपने घर पे कैसे सीखते हैं? जब कोई बोलता है तब तो। आपको पता है कि लैंग्वेज जो स्किल्स होता है वो 4 प्रकार की होती है। लैंग्वेज स्किल्स जो होती है 4 प्रकार की होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो व्हाट इज़ फर्स्ट थिंग? लिसनिंग। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है, बच्चे अपने घर पे जो सराउंडिंग होता है वहाँ पे पहले सुनते हैं तब तो बोल पाते हैं। लेकिन इसीलिए इसको अननेचुरल बोला गया है, क्योंकि इसमें रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। रीडिंग पे, लिसनिंग पे नहीं, लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस नहीं किया गया है। जबकि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये ऑर्डर होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सुबोपली। आप इसको याद कर लेना, आपको इनकेस अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं याद है, सुबोपली। सुबो मतलब होता है सुनना, बो मतलब बोलना, पली मतलब पढ़ना, ली इज लिखना। हिंदी में इसको कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये एक ऑर्डर होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बट इन केस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें ऐसा नहीं होता, ये बहुत अननेचुरल है, इसीलिए इसको अननेचुरल कहा। ये नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता। Second is it does not improve the oral influency in English, because टीचर क्या करते हैं कि इंग्लिश में तो पढ़ते हैं पैराग्राफ को, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं होता, मतलब फ्लुएंसी नहीं होती इंग्लिश में। तो क्या होता है, इसमें फ्लुएंसी नहीं आती, मतलब अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्योंकि वो तो बस वोकेबलरी उनकी बढ़ रही है, बट फ्लुएंसी नहीं आ रही क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। इसमें ज़्यादातर रीडिंग पे फोकस किया गया है, ना कि स्पीच पे। ठीक है, नो फोकस ऑन स्पीकिंग एंड स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे आगे बोलने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है। बच्चों को पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें स्पीकिंग का और स्पीच का तो कोई मैटर ही नहीं है, वो फोकस हो ही नहीं रहा है। तो नो फोकस ऑन स्पीकिंग एंड स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है मैंने, ग्रामर तो आता है बट दे कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज फ्लुएंसी नहीं है। उनको ग्रामर्स के सारे रूल पता है, इस मेथड में जो पढ़ाया जाता है, इस मेथड में उनको बहुत नॉलेज होता है ग्रामर का। इवन जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज होता है ग्रामर का, वो ग्रामर के रूल्स, बट वेस्ट है ना, उनका कोई यूज़ नहीं होता, वो बस किताब में रिटन में ही रह जाएगा, वो बस उनकी राइटिंग में ही आएगा और या उनके रीडिंग में ही यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर वो इन्फ्लुएंसी नहीं आती, वो बोल नहीं पाते, तो उनका कोई यूज़ नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं जिनकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होती है बट दे कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज ऑफ दिस कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही सीखा है उन्होंने, इन्फ्लुएंसी है ही नहीं, बोलना नहीं सीखा। ठीक है, फिर क्या होता है, इट डज़ नॉट गिव पैटर्न प्रैक्टिस। अब ऑब्वियसली इसमें कोई पैटर्न प्रैक्टिस नहीं होती, मतलब इसमें कोई कि टीचर क्या करता है, कोई मतलब टीचर कभी नहीं देता कि प्रैक्टिस करे जाके, हैबिचुअल नहीं हो पाते, मतलब अपनी हैबिट में नहीं ला पाते। अगर कोई ग्रामर ट्रांसलेशन स्कूल में कर रहा है, ठीक है, पर वो हैबिट नहीं बन पाता, अगर घर पे आते हैं तो इंग्लिश में नहीं बोल पाते, वो प्रैक्टिस नहीं बन जाते, हैबिट में नहीं आ पाता। तो बिना हैबिट में जब तक वो आएगा नहीं, वो प्रैक्टिस, तब तक आप सीख नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द लर्नर्स अनेबल टू यूज़ इंग्लिश इन डे टू डे कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली अगर बस एक किताब में ही पढ़ के रहेंगे और लिखेंगे, जब तक उसका बोलने में यूज़ नहीं करेंगे, तो
उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। जब तक उनको कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी तब तक वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हो रहा है, लिटिल टाइम स्पेंड ऑन प्रैक्टिस इन टारगेट लेवल। ऑब्वियसली बहुत कम समय यूज़ होता है प्रैक्टिस टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने में, ठीक है। टारगेट लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है, क्योंकि ऑब्वियसली टारगेट लैंग्वेज को पहले हिंदी में उनके मदर टंग में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो टारगेट लैंग्वेज क्या, टीचर ही रीड कर रहा है, बच्चों को रीड करा रहा है, बस रीडिंग हो रही है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं, मतलब स्पीकिंग में नहीं लाया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, एग्जैक्ट इसमें क्या डीमेरिट्स क्या हो सकता है कि एग्जैक्ट इसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाट डज इट मीन, इसका यही मतलब है कि कोई भी अगर हम मदर टंग का है, कोई भी अगर दिया है, उसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देयर आर सेवरल वर्ड्स जिनका इंग्लिश मीनिंग होता नहीं है, वोकेबलरी या डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो उनको एज इट इज़ टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका कोई इंग्लिश वर्ड ही नहीं हो, वो उस इंग्लिश वर्ड अगर हो भी है लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता है, वो उसमें फिट नहीं होता, तो ट्रांसलेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड प्लीज़ पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं डायरेक्ट मेथड के बारे में बताऊंगी। एंड ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।